नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं इतिहास के अंतर्गत भारतीय इतिहास देखेंगे और भारतीय इतिहास में आधुनिक भारत का इतिहास इस लेक्चर में देखने का प्रयास करेंगे। और यह लेक्चर जो है प्रारंभिक परीक्षा यानी पीटी स्पेशल है और यह लेक्चर बेस्ड ऑन माइंड मैप यानी जीएस वर्ड के एक महत्वपूर्ण नोट्स बेस्ड ऑन माइंड मैप पर आधारित यह एक महत्वपूर्ण लेक्चर है। यह लेक्चर देखें तो समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित यानी यूपीपीएससी द्वारा आयोजित समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी यानी ARO रे एग्जाम 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। साथ ही देखें तो ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा ही आयोजित अपर पीटी एग्जाम 2025, इसके अलावा राज्य लोक सेवा आयोग के अंतर्गत बीपीएससी पीटी एग्जाम जिसका 71वां बीपीएससी पीटी एग्जाम का विज्ञापन जारी कर दिया गया जिसमें 1000 प्लस से ज़्यादा इस बार भी सीटें हैं। इसके अलावा एमपीएससी जेपीएससी आरपीएससी यूकेपीएससी साथ ही संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी साथ ही एसएससी यूपीट्रिपलएससी पेट एग्जाम 2025 साथ ही शिक्षक भर्ती के लिए भी अंक अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इतिहास का भारतीय इतिहास जिसके अंतर्गत आधुनिक भारत के इतिहास का अध्ययन इस लेक्चर में करने जा रहे हैं। इसमें देखें तो यह बेस्ड ऑन माइंड मैप एक महत्वपूर्ण नोट्स जीएस वर्ड का इसके इंडेक्स का पूरा अवलोकन कर लें तो इसमें देखें प्राचीन भारत यानी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत जो भी यहाँ महत्वपूर्ण टॉपिक दिखाए गए हैं सारे महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो है महत्वपूर्ण लेक्चर बना के इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके सारे लेक्चर को देख सकते हैं। ये सारे लेक्चर जो इस चैनल के प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं। इसके बाद देखिए मध्यकालीन भारत यानी मिडिवल इंडियन हिस्ट्री की जो महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ दिखाएंगे सारे टॉपिक पर भी महत्वपूर्ण लेक्चर बना के इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। आप इस चैनल पर जाकर के सारे लेक्चर को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में भी सारे लेक्चर उपलब्ध हैं। आधुनिक भारत देखें मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री यहाँ पर जो भी टॉपिक दिखाएंगे सारे टॉपिक पर भी ये महत्वपूर्ण लेक्चर बना के इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। आप इसको इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज के इस लेक्चर में देखते हैं गवर्नर जनरल एवं वायसराय यानी आधुनिक भारत का इस नोट्स के माध्यम से यानी बेस्ड ऑन माइंड मैप के आधार पर देखें तो यह आखिरी इसका नोट्स है जो कि यह इस पर आधारित एक महत्वपूर्ण लेक्चर होगा। तो आज के लेक्चर में देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन प्रमुख गवर्नर जनरल और वायसराय को देखते हैं। इससे पूर्व का लेक्चर का पूर्वावलोकन थोड़ा सा संक्षेप में कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें जो पूर्व के लेक्चर में जानकारी दी गई थी इसमें क्रांतिकारी संस्थाएं यानी संस्था संस्थापक स्थान और वर्ष क्या रहा एग्जाम के दृष्टिकोण से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको आप देख सकते हैं पूर्वावलोकन के दृष्टिकोण से। इसके बाद देखें कांग्रेस पूर्व राजनीतिक संस्थाओं पर हमने विस्तार चर्चा कर लिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं संगठन स्थापना वर्ष संस्थापक कौन रहे और स्थान कहाँ पर स्थापना किया ये सारी जानकारी इसमें दी गई। इसको आप देख सकते हैं। इसके बाद देखें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो ये टॉपिक है यह है कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध ब्रिटिश प्रशासन के विरुद्ध प्रमुख जनजातीय अन्य विद्रोह यानी अन्य विद्रोह में नागरिक विद्रोह इत्यादि को हमने देख लिया था। यानी 1857 के महान क्रांति के बाद या जो महान क्रांति हुई है उसको हमने विस्तार चर्चा कर लिया है। यहाँ पर उसके अतिरिक्त जो भी प्रमुख जनजाति या नागरिक विद्रोह हुए यहाँ पर महत्वपूर्ण रूप से इसका कलेक्शन करके दिया गया है। यानी विद्रोह का नाम है अवधि ईस्वी सन में कब शुरू की गई थी प्रभावित क्षेत्र कौन रहे और उसके लीडरशिप नेतृत्वकर्ता कौन रहे ये सारी जानकारी इस लेक्चर में जो है यानी इस नोट्स में समाहित है। इसके बाद जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन है इसको भी विशेष रूप से हमने चर्चा कर लिया है। इसमें देखें तो ये सारी जानकारी दी जा चुकी है। यानी इसमें जो है देखें तो इसका समय क्या रहा यानी इसके देखें कांग्रेस के अधिवेशन यानी अधिवेशन में अधिवेशन वर्ष स्थान अध्यक्ष और विशेष क्या है सारी जानकारी जो है पहले से लेकर जो भी अधिवेशन वार्षिक रूप से में सारी जानकारी जो है विशेष रूप से इस पर चर्चा की जा चुकी है। आप इसको पुनः देखना चाहें तो संक्षेप में इस नोट्स को देख सकते हैं। इसके अलावा जो स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रकाशित पत्र पत्रिकाएं एवं पुस्तकों को हमने देख लिया है। इसमें कलेक्शन देखें तो पत्र पत्रिकाएं एवं पुस्तकें लेखक और संपादक उसके कौन रहे हैं यहाँ पर महत्वपूर्ण रूप से दी गई है। आप इसको इस लेक्चर में जाकर के यानी इस नोट्स को देख सकते हैं। यानी यहाँ पर पुनः इस नोट्स को समझ सकते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रकाशित पत्र पत्रिकाएं एवं पुस्तकें कौन थी और उनके लेखक और संपादक कौन रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि देखिए महात्मा गांधी जी की यह पत्र पत्रिकाएं जिसे माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ ये इनका ऑटोबायोग्राफी है और ये इनसे संबंधित महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाएं जिसको इन्होंने लेखन या संपादन किया है एग्जाम दृष्टिकोण में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ी सी इसकी भूमिका को देख लेते हैं यानी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को इसको सबसे पहले समझ लेते हैं। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन प्रमुख गवर्नर जनरल वायसराय के समझने से पहले इसकी बैकग्राउंड को समझ लेते हैं। तो ध्यान दें कि भारत में ब्रिटिश
1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ग्रुप में व्यापार करने आए थे और यह 150 वर्ष तक जो है व्यापारिक रूप में ही कार्य किए। इसके बाद 200 वर्षों तक भारत में शासन करने में सफल रहे। औपनिवेशिक भारत को औपनिवेशिक ब्रिटिश औपनिवेशिक बनाने में सफल रहे या 200 वर्षों तक शासन किया भारत पर अंग्रेजों ने। शुरुआत में व्यापारिक रूप में आए थे और 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ग्रुप में व्यापार करने आए थे। और उस दौरान देखें तो जो ब्रिटेन की महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम, जो कि अकबर द ग्रेट की समसामयिक थी, यानी महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने के लिए विस्तृत अधिकार प्राप्त थे। चार्टर का मतलब होता है आदेश पत्र। तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने आदेश पत्र द्वारा उन्हें यानी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि देखें तो यह शेयर धारित कंपनी थी, जिसमें देखें तो शुरुआत में यानी प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 साझेदार यानी शेयर धारक थे और पहला गवर्नर जो था टॉमस स्मिथ था। तो इसके बाद देखें तो इसमें यह है कि कंपनी के रूप में देखें तो कंपनी जो अभी तक सिर्फ व्यापारिक कार्यों तक ही सीमित थी, ने 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अर्थात राजस्व एवं दीवानी न्याय के अधिकार प्राप्त कर लिया। कंपनी को जो ऐतिहासिक सफलता मिलती है वह 1757 का जो प्लासी का युद्ध या षड्यंत्र उसको कह सकते हैं। उसके बाद जो है 1765 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी, यानी इस सब घटनाक्रम होने के बाद यानी जो है इस पर हमने विस्तार चर्चा कर लिया है पूर्व में। फिर भी यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। तो इसकी शुरुआत जो प्लासी के युद्ध 1757 से शुरू होती है, यानी यह षड्यंत्र होता है। इसमें अंग्रेजों ने सिराजदौला को हरा दिया था 1757 में। इसके बाद वांडीवास का युद्ध होता है 1760 ईस्वी में होता है। इसमें अंग्रेज जो फ्रांसीसियों को हरा देते हैं। इसके बाद पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 होती है, हालांकि अंग्रेजों से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है। इसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था। इसके बाद निर्णायक युद्ध बक्सर के युद्ध होता है 1764, इसमें अंग्रेजों ने मीर कासिम को हरा दिया था। इसी के बाद जो है 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी इनको प्राप्त होती है, जो इलाहाबाद के संदेश से इस पर विस्तार चर्चा कर लिया। यहाँ पर इसको विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है। इसके तहत भारत में उसकी क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी और 1858 में यानी 1857 का जो महान क्रांति हुई थी, उसके बाद 1858 में सिपाही विद्रोह के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश ताज यानी क्राउन ने भारत के शासन का उत्तरदायित्व प्रत्यक्षतः यानी डायरेक्ट रूप से अपने हाथों में ले लिया। यह शासन 15 अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक अनवरत रूप से जारी रहा था। तो इसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन प्रमुख गवर्नर जनरल और वायसराय रहे, इनको दो रूप में हम देखेंगे यहाँ पर। एक कंपनी का शासन जो है 1773 से लेकर के 1758 तक जो है 1858 यानी 1857 की महान क्रांति के बाद 1858 तक जो इस समय है, ये कंपनी का शासन रहा है। इसके बाद देखें तो सम्राट का शासन यानी क्राउन का शासन 1858 से लेकर के 1947 यानी भारत की आज़ादी तक जो है, यह क्राउन का शासन या सम्राट का शासन के अंतर्गत यह समय रहा है। तो इसमें हम देखने जा रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन प्रमुख गवर्नर जनरल और वायसराय को देख रहे हैं। हालांकि इन्हीं के साथ इनके संवैधानिक विकास यानी भारत के संवैधानिक विकास की गाथा भी शुरू होती है, लेकिन संवैधानिक विकास पर चर्चा हम नहीं कर रहे हैं। इसमें जो है गवर्नर जनरल और वायसराय को देख रहे हैं, जो कि कंपनी के शासन और सम्राट के शासन के अधीन थे। इस पर हम विस्तार चर्चा करने जा रहे हैं। उनके कार्यों की भी चर्चा करेंगे, साथ ही इसमें कुछ महत्वपूर्ण रूप से जो भारत का हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड जो है यानी जो संवैधानिक विकास का हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड है, उसको भी ऐड करते चलेंगे। तो सबसे पहला देखें तो इसमें रॉबर्ट क्लाइव, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम दृष्टिकोण से इसको कवर करते हैं। नोट के माध्यम से देखें रॉबर्ट क्लाइव, पहला जिसका समय 1757 से 1760 यानी 3 वर्ष के लिए, प्लासी के युद्ध के बाद जो है ये 3 वर्ष के लिए होता है। दूसरी बार ये 1765 यानी बक्सर के युद्ध के बाद 1767 ईस्वी तक 2 वर्ष के लिए, पुनः पहली बार 3 वर्ष के लिए, दूसरी बार देखें यानी पहली बार जो है प्लासी के युद्ध के बाद ये 3 वर्ष के लिए बनता है, दूसरी बार जो बक्सर के युद्ध के बाद 2 वर्ष के लिए बनता है। कुल मिलाकर 5 वर्ष तक क्लाइव का शासन रहा है। और ये देखें तो यह बंगाल का, ध्यान देना, यह बंगाल का प्रथम गवर्नर था। यह बंगाल का प्रथम गवर्नर था। कौन? रॉबर्ट क्लाइव। इसके बारे में देखें यानी इसके कार्यों और इससे संबंध इसके समय में जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं एग्जाम दृष्टिकोण से, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी यहाँ देख लेते हैं। देखें वर्ष 1742 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी में क्लर्क के रूप में नौकरी की शुरुआत की, यानी इसने जो है क्लर्क के रूप में नौकरी की थी। किसमें? ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि 1600 में स्थापित की गई थी।
महारानी एलिजाबेथ प्रथम के अधिकार पत्र द्वारा यह स्थापित कंपनी की गई थी, जो अकबर द ग्रेट के सामयिक यानी अकबर द ग्रेट के समय यह स्थापित कंपनी थी। तो यह जो है प्रथम बंगाल का गवर्नर जनरल जो कि 2 बार था, रॉबर्ट क्लाइव, यह शुरुआत में देखेंगे तो 1742 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के क्लर्क रूप में नौकरी की शुरुआत इसने किया। लॉर्ड पिट ने इससे स्वर्ग से उतरा हुआ जनरल कहा था, यानी इससे स्वर्ग से उतरा हुआ जनरल कौन कहा था? वो लॉर्ड पिट ने कहा था। इसी के समय में 1759 ईस्वी में बेदरा का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया। ये भी एग्जाम दृष्टिकोण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शुरुआती दौर में हमने इस पर चर्चा कर लिया था, यानी जो मुगल काल का विघटन समय था, उत्तर मुगल काल था, उसमें हमने समझने का प्रयास किया था, बेदरा के युद्ध को देखा था। यहाँ पर देखना चाहें तो उत्तर मुगल एवं अन्य राज्यों को हमने देख लिया था। यहाँ जो वृक्ष नुमा जो शाखा यानी जो ये ट्री ब्रांच के रूप में नोट्स दिखाया गया, इस पर हमने विस्तार चर्चा कर लिया है। तो ये सारी जानकारी इसमें दी जा चुकी है, यानी इसमें जो राज्य रहे यानी कौन कौन से राज्य स्थापना किया गया और जो उत्तर मुगल काल में कौन कौन से महत्वपूर्ण शासक रहे, इसमें हमने चर्चा कर लिया। इसको आप केवल देख सकते हैं, इस पर चर्चा नहीं करने जा रहे हैं। यहाँ पर ध्यान दें तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच जो उत्तराधिकार के 3 महत्वपूर्ण युद्ध कर्नाटक युद्ध होते हैं, इस पर हमने चर्चा कर लिया। यहाँ पर देख सकते हैं पुनः एक बार। तो यहाँ कर्नाटक का प्रथम युद्ध और देखें तो कर्नाटक का द्वितीय युद्ध होता है। इसके बाद कर्नाटक का तृतीय युद्ध निर्णायक होता है, देख सकते हैं। इसी के अंतर्गत जो है ये महत्वपूर्ण से युद्ध जो होते हैं वो हमने बेदरा का युद्ध देखा था। तो यहाँ देख सकते हैं ये बेदरा का युद्ध जो है देखें तो ये डचों और अंग्रेजों के बीच में होता है। तो बेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में डचों और अंग्रेजों के बीच होता है, इसको हमने देख लिया है। तो ये इस समय जो है लॉर्ड क्लाइव था। और आगे इसमें देखें तो भारत में अपने कार्यों के कारण इसे ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है। भारत में अपने कार्यों के कारण इससे यानी लॉर्ड क्लाइव को क्या कहा जाता है? ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद इसके कार्यों में देखें तो यह है कि 23 जून 1757 को प्लासी के युद्ध में विजय के बाद इसे बंगाल का गवर्नर बनाया गया। प्लासी के युद्ध पर अपने विस्तार से चर्चा कर लिया है। देखें तो बक्सर के युद्ध में विजय के बाद मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने इसे वर्ष 1765 ईस्वी में बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। या यूं कहें दीवानी का मतलब ये हुआ, दीवानी का मतलब राजस्व एवं दीवानी न्याय के अधिकार इन दोनों को दिए गए। यानी जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी मतलब राजस्व एवं दीवानी के न्याय के अधिकार इनको प्रदान कर दिया गया। वर्ष 1765 ईस्वी में इसने एक व्यापार समिति सोसाइटी ऑफ ट्रेड का निर्माण करके इसको नमक, सुपारी और तंबाकू के व्यापार का एकाधिकार दिया गया। यानी इसने सोसाइटी ऑफ ट्रेड किसने बनाया? 1765 में। तो यही लॉर्ड क्लाइव ने वर्ष 1765 में इसने एक व्यापार समिति सोसाइटी ऑफ ट्रेड का निर्माण करके इसको नमक, सुपारी और तंबाकू के व्यापार पर एकाधिकार दिया गया था। इसके बाद इसके कार्यों में देखें तो यह है कि वर्ष 1765 ईस्वी में क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन लागू किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि वर्ष 1765 ईस्वी में क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन लागू किया। वर्ष 1772 में द्वैत शासन को वारेंग हेस्टिंग ने समाप्त कर दिया। यानी वारेंग हेस्टिंग ने इसको समाप्त किया। लागू किसने किया? रॉबर्ट क्लाइव ने किया। तो आगे हम वारेंग हेस्टिंग के बारे में विस्तार समझेंगे। वर्ष 1766 ईस्वी में इसी के समय में श्वेत विद्रोह हुआ था। मुख्यतः इस विद्रोह का केंद्र मुंगेर और इलाहाबाद था। यानी 1766 ईस्वी में इसी में रॉबर्ट क्लाइव के समय श्वेत विद्रोह हुआ और उसका केंद्र यानी सेंटर देखिए मुंगेर जो बिहार में है और उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद जो आज प्रयागराज का, वहाँ इसका श्वेत विद्रोह का केंद्र था, सेंटर था। इसके बाद इसमें देखें तो क्लाइव ने 12 अगस्त 1765 और 16 अगस्त यानी 12 अगस्त 1765 और 16 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की 2 संधियाँ की। इलाहाबाद की जो 2 महत्वपूर्ण संधियाँ किसके समय में की गई थी? तो रॉबर्ट क्लाइव के समय में ही की गई थी। पहली संधि मुगल सम्राट से यानी पहली संधि जो है मुगल सम्राट से किया, जबकि दूसरी संधि बंगाल के नवाब के साथ इसने किया था। क्लाइव ने इंग्लैंड आत्महत्या कर ली थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि क्लाइव जो जाकर इंग्लैंड जब ये वापस चला गया अपने कार्य से निवृत्त होकर के यानी सेवा समाप्त करके, तो इंग्लैंड में इसने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लिया। एक एग्जाम दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकता है।
अंग्रेज इतिहासकार पर्सिबिल स्पीयर ने क्लाइव को भविष्य का अग्रदूत कहा था। ये भी एग्जाम दृष्टिकोण से कि भविष्य का अग्रदूत किसको कहा गया था, रॉबर्ट क्लाइव को किसने कहा, तो पर्सिबल स्पीयर जो कि अंग्रेज यानी इतिहासकार था। ब्रिटिश नेता वर्क ने क्लाइव का उपहास करते हुए कहा था कि यह तो बड़ी बड़ी नींवें रखने वाला आदमी था, यह तो बड़ी बड़ी नींवें रखने वाला आदमी था। किसने कहा, ब्रिटिश नेता वर्क ने क्लाइव के संदर्भ में उपहास के रूप में कहा था। क्लाइव ने उप दीवान के पद पर बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां और बिहार के लिए राजा सिताब राय को नियुक्त किया था। यानी क्लाइव ने उप दीवान का जो पद था उसमें बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां को और बिहार के लिए राजा सिताब राय को नियुक्त किया था। तो इसमें थोड़ी सी जानकारी हम जो है इलाहाबाद के प्रथम द्वितीय संधि के बारे में देख लेते हैं। हालांकि इस पर हम देख चुके हैं, फिर भी इसको थोड़ी सी जानकारी को विस्तार कर लेते हैं। यानी इसमें जो जानकारी है उसको थोड़ा विस्तार कर लेते हैं। यानी यहाँ पर प्लासी के युद्ध, बक्सर के युद्ध को भी विस्तार थोड़ा कर लेते हैं। इसमें प्लासी की लड़ाई देखें तो प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 को लड़ी जाती है। इसमें देखें इसके परिणाम क्या रहा है। इसमें सिराजदौला शामिल था। सिराजदौला अंग्रेजों के बीच हुई, सिराजदौला की हार हुई और रॉबर्ट क्लाइव इसमें जीतता है। इसमें हमने चर्चा कर लिया। सिराजदौला के बारे में जानकारी दी गई। इसके बाद देखें तो 28 जून 1757 को मीर जाफर बंगाल का नवाब बना। उसने क्लाइव को उमरा की उपाधि मुगलों से दिलवाई थी। प्लासी युद्ध के परिणाम युद्ध के बाद ल्यूक स्क्रैप्टन को नवाब के दरबार में अंग्रेज रेजिमेंट नियुक्त किया गया था। यदुनाथ सरकार के अनुसार 23 जून 1757 को भारत में मध्यकालीन युग का अंत हो गया और आधुनिक युग का प्रारंभ हुआ। अंग्रेजों को तात्कालिक सैनिक एवं वाणिज्यिक लाभ हुआ था। कंपनी का बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित हो गया। यहाँ सिराजदौला के बारे में देखें तो 1756 ईस्वी में अली वर्दी खां की मृत्यु के बाद उसकी छोटी बेटी का लड़का नवाब बना। यानी इसकी छोटी बेटी का लड़का था सिराजदौला। इसके विरोधियों में शौकत जंग पूर्णिया के नवाब, मौसी घसीटी बेगम तथा सेनापति मीर जाफर थे। यानी मीर जाफर जो इसका सेनापति था यही गद्दार था। ब्लैक होल ट्रेजेडी 20 जून 1757 सिराजुद्दीन ने 146 अंग्रेजों को कालकोठरी में बंद करवा दिया था। अलीनगर की संधि देखें तो फरवरी 1757 है, यहाँ मिसप्रिंट हो गया। 1757 में सिराजदौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जो अलीगढ़ की संधि हुई थी। इसके बाद देखें मीर कासिम के बारे में यहाँ दिया गया है, देख सकते हैं। इसके बाद बक्सर का महत्वपूर्ण युद्ध को यहाँ देखा जा सकता है। बक्सर का महत्वपूर्ण युद्ध देखें तो हेक्टर मुनरो अंग्रेज सेनापति था। इस युद्ध ने फ्रांसीसियों ने अंग्रेज के खिलाफ मदद की थी। यानी फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध इसमें जो पार्टिसिपेट किया था। मीर कासिम अवध का नवाब सिराजदौला सेकेंड ने संग बनाकर लड़ाई लड़ी थी। प्लासी के युद्ध ने जहां अंग्रेजों की बंगाल प्रभुता स्थापित की, वहीं बक्सर के युद्ध ने कंपनी को एक अखिल भारतीय शक्ति बना दिया था। इसके बाद इलाहाबाद की दो महत्वपूर्ण शक्तियां यानी संधियां देख सकते हैं। अवध के नवाब के साथ जुलाई 1765 में और शाह आलम सेकेंड यानी जो यह मुगल सम्राट शाह आलम सेकेंड था के साथ जो इसके 4 दिन बाद यानी 12 जुलाई को, इसके 4 दिन बाद 16 अगस्त 1765 को जो है यह इलाहाबाद की द्वितीय संधि इसके प्रावधान को देखा जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी प्रथम संधि अक्सर एग्जाम पूछता है कि इसकी कंपनी को 50 लाख क्षतिपूर्ति दी गई। इलाहाबाद और कड़ा यानी आज का जो प्रयागराज है और कड़ा कोरा मुगल शासक को देना पड़ा। सारी जानकारी पूर्व में हम दे चुके हैं। यानी हमने इसमें देखा कि रॉबर्ट क्लाइव का जो प्रथम समय 1757 से 1760 रहा। इसके बाद 2 और जो है बंगाल के गवर्नर बनते हैं। यह बंगाल का प्रथम गवर्नर था। 2 और बनते हैं, उन पर यानी उसके नाम को देख लें तो अन्य जो बनते हैं उसमें से बड़े लास्ट का समय जो था 1767 से 1769 ईस्वी तक जो है बड़े लास्ट रहता है। इसके बाद कार्टियस देखें तो 1769 से लेके 1772 जो है कार्टियस रहता है। इसके बाद जो है वारेन हेस्टिंग्स जो है बंगाल का गवर्नर बनता है। और जो वारेन हेस्टिंग्स है वो कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल होता है, क्योंकि एक गवर्नर केवल थे। यानी गवर्नर ये जो अभी 3 की हमने चर्चा किया, यानी 2 यानी प्रथम जो है रॉबर्ट क्लाइव, इसके बाद जो बनता है वो बरेलास्ट बनता है, इसके बाद कार्टियस बनता है। वारेन हेस्टिंग्स भी गवर्नर बनता है, लेकिन उसी समय जो रेगुलेटिंग एक्ट आता है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार बंगाल के गवर्नर को अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो इसके जो गवर्नर जनरल है वारेन हेस्टिंग बना था 1774 से 1785 ईस्वी तक, और इसका कार्यकाल 5 वर्षों तक निर्धारित कर दिया गया था। मद्रास और बम्बई गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया था। यानी मद्रास और बम्बई के गवर्नर को जो है
बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया और बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इस प्रकार भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था 1774 से 1785 ईस्वी तक। वारेन हेस्टिंग 1785 में कंपनी के एक क्लर्क के रूप में कलकत्ता आया था। ये भी देखें तो वारेन हेस्टिंग 1785 में कंपनी क्लर्क के रूप में ही कलकत्ता आया था और अपनी कार्यकुशलता के कारण कासिम बाजार का अध्यक्ष बना, बंगाल का गवर्नर एवं कंपनी का गवर्नर जनरल बना। तो आगे हम देखते हैं जो नेक्स्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वारेन हेस्टिंग्स के बारे में। तो इसके बारे में देखें तो यह है, तो इसमें ध्यान दें कि इसी समय रेगुलेटिंग एक्ट आया था वारेन हेस्टिंग, जिसका समय 1774 से 1785 ईस्वी तक रहा। इसमें देखें तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अधीन यह बंगाल का अंतिम गवर्नर, ध्यान देना है, बंगाल का अंतिम गवर्नर एवं बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल दोनों था। इसी के समय राजकीय कोष को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता लाया गया था, यानी इसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता कर दिया था। भूमि सुधार के लिए, ध्यान देना है, भूमि सुधार के लिए वर्ष 1772 ईस्वी में पंचवर्षीय बंदोबस्त किससे संबंधित है? यही वारेन हेस्टिंग संबंधित। कब? 1772 ईस्वी में। जबकि वर्ष 1777 में एक वर्षीय बंदोबस्त की व्यवस्था, यानी पंचवर्षीय के बाद, यानी इसके 5 साल बाद जो है एक वर्षीय बंदोबस्त की व्यवस्था की थी। वर्ष 1793 में इसी बंदोबस्त को कॉर्नवालिस ने अस्थायी रूप प्रदान कर दिया था, यानी इसको अस्थायी बंदोबस्त कर दिया था 1793 में। किसके समय? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। तो इसकी शुरुआत देखें पंचवर्षीय बंदोबस्त के रूप में, एक वर्षीय बंदोबस्त के रूप में यही वारेन हेस्टिंग ने शुरुआत किया था, जिसको अस्थायी बंदोबस्त के रूप में कॉर्नवालिस ने बदल दिया था। आगे इसमें देखें तो यह ध्यान दें कि भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता